दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत जनता ने नहीं दिया इस चुनाव में, इसलिए अपने बल पर सरकार तो नहीं बन रही है। लेकिन जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की, और नीतीश कुमार जी की जेडीयू, इन दोनों के समर्थन से उनको पर्याप्त बहुमत प्राप्त हो रहा है और इसके आधार पर वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। दोस्तों, इस सरकार के सामने मेरे हिसाब से बहुत सारे सवाल उठेंगे जो गठबंधन के प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी को एड्रेस करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधानमंत्री के तौर पे पिछली 2 सरकारों में उनके सामने ऐसे प्रश्न नहीं होते थे, क्योंकि जो भी तय करना होता था वो स्वयं मोदी जी, अमित शाह जी कर लिया करते थे, क्योंकि बीजेपी को सरकार में पूर्ण बहुमत था। एनडीए नाम का जो गठबंधन था वो केवल दिखावे का था, लेकिन इस बार दिखावे का नहीं है, असली है। आपको गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ मशविरा करके फैसला करना होगा। और दोस्तों, 4 जो बड़ी चुनौतियां इमीडिएट हैं, भविष्य में और भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, बहुत सारे आसान भी मामले हैं जिन पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टीडीपी को भी बीजेपी से सरकार से बहुत कुछ चाहिए, मोदी जी से बहुत चाहिए, और नीतीश कुमार जी की बिहार सरकार को भी मोदी जी से बहुत कुछ चाहिए। असिस्टेंस चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाना है, सरकार को ज्यादा मदद पानी है, वो स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो 4 बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने है वो कौन कौन है दोस्तों? जातिवार जनगणना है। जनगणना आप कब तक नहीं कराएंगे? 2011 के बाद इस देश में जनगणना ही नहीं हुई। तो अगर जनगणना शुरू करनी है तो जनगणना कैसे होगी? जातिवार होगी या 2011 की तरह बिना जातिवार होगी? जाति का चर्चा उसमें नहीं होगा, जाति का उसमें कॉलम नहीं होगा। अगर जाति का कॉलम नहीं होगा तो जेडीयू को आपत्ति होगी, क्योंकि जेडीयू अभी बिहार में जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे थे, उन्होंने जातिवार सर्वेक्षण किया था बिहार में, और बहुत पॉपुलर हुआ, पूरा समर्थन मिला उसको। देश की कई राज्य सरकारों ने उसको फॉलो करने का ऐलान किया। तो आज एक बहुत पॉपुलर डिमांड है पूरे देश में कि जातिवार सर्वेक्षण हो, जातिवार जनगणना हो। डीएमके से लेकर के और तमाम दक्षिण की पार्टियां इसके पक्ष में हैं। तो ऐसे में मोदी जी की सरकार के सामने, यानी एनडीए की वास्तविक सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा कि जातिवार जनगणना कैसे हो। दूसरा जो मुद्दा होगा दोस्तों, अग्निवीर योजना पर मैंने देखा कि केसी त्यागी, जो जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी मानती है कि अग्निवीर योजना में सुधार होना चाहिए या इसको विड्रॉ करना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही। पूरे देश में एक पॉपुलर सेंटीमेंट है कि अग्निवीर योजना ये बिल्कुल फालतू योजना है, ये रोजगार के नाम पर युवकों के साथ धोखाधड़ी है। और दोस्तों, आर्मी के एक बहुत बड़े अफसर ने एक किताब लिखी रिटायरमेंट के बाद, उसमें भी बताया कि कैसे ये आर्मी की स्कीम नहीं थी, इसको राजनीतिक तौर पे इंपोज कर दिया गया कि इसका ऐलान किया जाए। तो इससे ये बहुत अनपॉपुलर स्कीम है। तो क्या ये सरकार अग्निवीर योजना को वापस लेगी या इसमें कोई रेडिकल चेंजेस करेगी, जिससे कि 4 साल के बाद 75% से ज्यादा लोगों को वापस ना आना पड़े घर बगैर किसी रोजगार के, और सिर्फ 25% जो पसंद किए जाएं उनको ही केवल रोजगार में रखा जाए? एक बहुत बड़ा संकट अग्निवीर योजना है। माना यह जाता है कि हिंदी प्रदेशों और महाराष्ट्र तक में अग्निवीर योजना के कारण भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कमी आई। तीसरी जो बात है, राजनीतिक हिंदुत्व। अब आप देखिए, अयोध्या से लेकर के और इलाहाबाद तक जितने धार्मिक स्थल हैं हिंदी क्षेत्र में, हर जगह, अनेक जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। राम मंदिर वाली जगह पर हार गई, जहां से वो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा लहर पैदा करना चाहती थी पूरे देश में। तो क्या राजनीतिक हिंदुत्व को लेकर मोदी जी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी कोई कंप्रोमाइज करेंगे? क्या वो एग्रेसिव पॉलिटिकल हिंदुत्व का प्रदर्शन अब नहीं करेंगे? क्या उनके लिए, उनकी सरकार के लिए, या विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार से जुड़े अन्य संगठनों के लिए ये काशी मथुरा वाला जो नारा है अब वो उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा? क्या उसको वो दबाएंगे?
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और चौथा जो प्रश्न है दोस्तों, कि आरक्षण को जिस तरह से निष्प्रभावी किया जा रहा है कई कारणों से, कई तरीकों से, जिसमें एक बड़ा तरीका है प्राइवेटाइजेशन। सरकारी महकमों का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है। कई जगह कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की जा रही हैं, पीएसयूज हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं। क्या भाई, कॉन्ट्रेक्चुअल दे दो, ठेके पर दे दो लोगों को, और उसमें आरक्षण के नियम लागू नहीं होते। तो इस तरह से आरक्षण नहीं होगा। जनरल कैटेगरी के लोगों का केवल होता है अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि बड़े अफसर उन्हीं की कास्ट के हैं, तो अपनी पसंद के लोगों को वो रख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेटरल एंट्री, जो बड़ी बड़ी सर्विसेज देश की हैं, जिनको यूपीएससी के द्वारा नियुक्तियां जिनकी होती हैं, वहां भी अब सरकार कैबिनेट की कमेटी जो अपॉइंटमेंट की है वो लेटरल एंट्री कर लेती है, लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठा लेती है। यह भी आरक्षण को खत्म करने, निष्प्रभावी करने का एक बहुत बड़ा तरीका निकल गया है। और ईडब्ल्यूएस को लेकर विवाद है, क्योंकि यह संविधानेतर है। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन भारत के संविधान में ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था तो किसी आर्टिकल में नहीं है, न 15 में है, न 16 में है, न किसी में 340 में है, किसी में नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस के नाम पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस में अन्य वर्गों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, केवल अपर कास्ट हिंदू को क्यों शामिल किया जा रहा है। तो ये जो 4 प्रश्न हैं, मैं समझता हूं, मैं फिर से गिना देता हूं: जातिवार जनगणना, अग्निवीर, राजनीतिक हिंदुत्व और आरक्षण। ये इमीडिएट चैलेंज है इस सरकार के लिए। क्या यह सरकार इन मुद्दों को एड्रेस करेगी प्रॉपरली? क्या इस साल या इस साल के अंत तक अगर भारत की जनगणना की जाती है तो उसमें जाति का अलग से कॉलम होगा या नहीं होगा? इसको कैसे अपने जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके बीच जो कंसल्टेशन सरकार करेगी, क्या उसमें कंसेंसस उभारेगी, या वो मेजॉरिटी डिसीजन से करेगी, या वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी ओपिनियन को थोप देगी और दूसरे लोग खामोश हो जाएंगे? फिलहाल तो दिखता है कि कुछ ऐसे घटक जरूर हैं जो आमतौर पे मोदी जी के सामने कुछ भी आर्गू नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आर्गू करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार अगले कुछ महीनों में यह बात समझ में आ जाएगी कि इसकी दिशा क्या होती है। इसकी दिशा बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे 2019 में चुनी गई सरकार की थी, या 2014 में चुनी सरकार की थी, या इसकी जो दिशा है या दशा है वो 2024 के बाद जो जून महीने में सरकार बन रही है, क्या ये कुछ ही महीने में पता चल जाएगा कि इसका चाल चलन, इसके तौर तरीके, इसका कामकाज, इसकी शैली अलग ढंग की होगी। तो देखना होगा दोस्तों, इंतजार करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।